नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 22 अक्टूबर, और 22 अक्टूबर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंक एसएससी रेलवे या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए अपनी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स है उसको शॉर्ट में आईसीसी बोला जाता है, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स। उसके नए अध्यक्ष के रूप में अबुदय जिंदल को चुना गया है। किनको चुना गया है? अबुदय जिंदल को। वर्तमान में अबुदय जिंदल कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, जो जिंदल स्टेनलेस है उसके एमडी है। किसके? जिंदल स्टेनलेस के। जिंदल स्टेनलेस के एमडी है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है अबुदय जिंदल, जिनको भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जब इनको ये अध्यक्ष का पद दिया गया तब इनको एक टारगेट भी दिया गया कि बोला कि भारत का लक्ष्य है 2047 तक 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। इसके अलावा इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है? यह पूछा जा सकता है जो भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स है, आईसीसी है, उसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। ठीक है सर, अगर मुख्यालय पूछा जा सकता है तो इसकी स्थापना कब हुई? ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 1925 के अंदर आईसीसी की स्थापना हुई थी। इंडियन जो चैंबर ऑफ कॉमर्स है उसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, इसका मुख्यालय 1925 में इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में अध्यक्ष अबुदय जिंदल को बनाया गया, जो कि जिंदल स्टेनलेस के वर्तमान में एमडी है, मैनेजमेंट डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान के अंदर किसी भी देश के अंदर किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो वह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो किसकी नियुक्ति हुई है? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो प्रोबवो सुबियांतो। प्रोबवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यह इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति है। अगर क्रम में आपसे पूछ ले तो 8वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं प्रोबवो सुबियांतो। ठीक है, पहले ये क्या थे? तो सेना के अंदर कमांडर थे, वहां का जो पूर्व विशेष बल था उसके कमांडर हैं प्रोबवो सुबियांतो, जिनको 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इंडोनेशिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा रखने वाला देश है। क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा रखने वाला देश है। इसके अलावा सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम देश भी कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम देश है। राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए इंडोनेशिया की तो आप बता दोगे जकार्ता है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को रखता है और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम देश है। वहां पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में प्रोबवो सुबियांतो को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभियान का आयोजन कहां किया? तो झांसी के अंदर किया था। ठीक है, झांसी के अंदर भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभियान का आयोजन किया था। अब वही बात है, झांसी कहां है? झांसी है यूपी के अंदर। यूपी उत्तर प्रदेश का जो झांसी है वहां पर भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया था। इसके अंदर झांसी के अंदर एक फील्ड है, फायरिंग रेंज है। क्या नाम है? बबीना फील्ड जिसका नाम है। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ये बबीना फील्ड कहां पर है? झांसी के अंदर है। झांसी कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहां क्या हुआ था? स्वावलंबन शक्ति अभ्यास हुआ था। इस अभ्यास को सेना की किस टुकड़ी ने या सेना की किस कोर ने कंडक्ट किया था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखना है, सुदर्शन कोर। जो सुदर्शन कोर है, सेना की सुदर्शन कोर ने इस आयोजन को पूर्ण किया था। सुदर्शन कोर के बारे में मैं एक चीज बता देता हूं, इसका गठन 1996 में हुआ था। पश्चिमी भारत के अंदर इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1996 के अंदर सुदर्शन चक्र कोर इसको बोलते हैं। इसने ही ये अभ्यास किया था झांसी के बबीना फील्ड उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वैसे तो बताने को बहुत चीजें हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। जैसे इसके अंदर 1800 सैनिकों ने भाग लिया था, 210 बख्तरबंद गाड़ियों ने भाग लिया था, कुछ विमान इसके अंदर काम आए थे। 22 अक्टूबर तक चलेगा, आज इसका समापन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 22 अक्टूबर तक इसका समापन हो जाएगा, तो आज इसका समापन है। ठीक है, ध्यान रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई सेना का अभ्यास किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो वही है, उच्च तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सेना को मजबूत करने के लिए।
एक भाई एसआई अभियान और है, एसआई अभ्यास और है। नसीम अल बहर किन दो देशों के मध्य हुआ है? अभी ये आयोजित हो गया भाई, ये जो है वो आयोजित हो गया 13 से 18 अक्टूबर को ये हुआ था, ठीक है। तो ये भी डेट आप याद रखना इसकी, 13 से 18 अक्टूबर। 13 से 18 अक्टूबर को अभ्यास नसीम अल बहर हुआ था भारत और ओमान के मध्य, ठीक है। तो ये हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर भारत की जो रणनीति है उसकी साझेदारी को मजबूत करने के लिए इसको किया गया था, भारत और ओमान के मध्य नसीम अल बहर हुआ था 13 से 18 अक्टूबर को, ठीक है। इसके अंदर आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया था, जो भारत का आईएनएस जो युद्धवाहन पोत है आईएनएस त्रिकंद, उसने भाग लिया था। ये भारतीय नौसेना का एक अभ्यास था जो किसके साथ किया गया था, तो जो रॉयल नेवी ऑफ ओमान है उसके साथ भारत ने इसको किया था, ठीक है। वही चीजें हैं, क्या किया जाएगा, तो मजबूत किया जाएगा नौसेना को, नई तकनीकें गन फायरिंग के अंदर नई नई तकनीकों का विकास करने के लिए इसको किया गया था। अभ्यास नसीम अल बहर को 13 से 18 अक्टूबर भारत और ओमान के मध्य हुआ था। हुआ कहां पर था, ये पूछा जाएगा, गोवा के तट पर हुआ था। ये गोवा के तट पे आयोजित हुआ था। कहां आयोजित हुआ था, गोवा के तट पर हुआ था नसीम अल बहर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2024 भारत किस स्थान पर रहा है? देखिए, एक तो ये वार्षिक रिपोर्ट है, इसका मतलब प्रतिवर्ष आती है। नाम क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट 2024। भारत का स्थान पूछा है, भारत का स्थान तो 84 रहा था। इसके अंदर क्या क्या संभावित क्वेश्चन है वो मैं पहले बता देता हूं। कोई भी अगर रिपोर्ट आती है, चाहे कोई सा भी इंडेक्स आ जाए या कोई सी भी रिपोर्ट आ जाए, उसमें से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, इस रिपोर्ट के अंदर प्रथम स्थान पे कौन रहा है, अंतिम स्थान पे कौन रहा है, भारत की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है और पहले वाली रिपोर्ट में स्थिति क्या है, यही पूछा जाता है। इससे बाहर कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक्चुअल तो यही है, बाकी पढ़ाने को कितना भी पढ़ा दे। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट, इसको फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। कौन करता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, और ये जारी करता है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर प्रथम स्थान पर इस बार कौन रहा था, तो हांगकांग रहा था। हांगकांग देश है वो प्रथम स्थान पर रहा था। हांगकांग के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पिछली बार जब 2023 की रिपोर्ट आई थी तब भी हांगकांग प्रथम स्थान पर रहा था, ठीक है। 8.58 अंक प्राप्त किए थे, ठीक है सर। हांगकांग है जो दोनों वर्ष प्रथम स्थान पर रहा था। हांगकांग दोनों वर्ष प्रथम स्थान पर रहा था। फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। ये है क्या, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मुक्त रूप से काम करती है उस पर यह रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो हांगकांग की अर्थव्यवस्था है वो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, मुक्त अर्थव्यवस्था, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। टोटल इसके अंदर 165 देश थे। टोटल देश कितने थे, 165 कंट्रीज थी इसके अंदर। 165 देशों में से भारत ने 84वां स्थान प्राप्त किया। 2023 के अंदर बात करें, जो पिछली रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर भारत की रैंक आपसे पूछी जा सकती है। उस टाइम भारत 87वें स्थान पे था। इसका मतलब कुछ रैंक तो इंप्रूव की है, ठीक है। भारत ने कुछ रैंक है वो इंप्रूव की है, ठीक है। हांगकांग के अलावा स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे रहा था, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पे रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका है वो चौथे स्थान पे रहा था। ऐसी कुछ रिपोर्ट आई थी। इसके अंदर यही पूछा जाएगा 165वें नंबर पे कौन रहा था, सबसे अंतिम स्थान पे कौन रहा था, तो एक देश थे वेनेजुएला। वेनेजुएला है वो इस रिपोर्ट के अंदर सबसे अंत में रहा था, 165वें स्थान पर रहा था। और इसके अंक भी लिखे हुए थे, 3.02 अंक हासिल किए हैं। इस रिपोर्ट के बारे में यही पूछा जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है, या मैं ऐसा कहूँ कि नहीं जाएगी। आपको यही ध्यान रखना है, विश्व की जो आर्थिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट है उसको जारी कौन करता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। इस बार प्रथम स्थान पे कौन रहा है, हांगकांग रहा है 8.58 अंकों के साथ। पिछली बार भी हांगकांग रहा था। भारत की स्थिति इस बार क्या है, तो भारत 84वें रैंक रही है, भारत की 84 रैंक रही है। पिछली बार कितनी रही थी, 87। टोटल देश कितने थे, 165। अंतिम स्थान पे कौन रहा है, वेनेजुला 3.02 अंकों के साथ, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, जो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतती है ना, वो क्या करती है, जब मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होती है तो उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो फेमिना मिस इंडिया है, ये प्रतियोगिता इसीलिए होती है कि भाई जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के अंदर विजेता रहेगी वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मिस वर्ल्ड के कंपटीशन के अंदर। तो वो रही है निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है, एमपी की है, एमपी की निकिता पोरवाल।
इसके अलावा बात करें दूसरे नंबर पे कौन रही है तो रेखा पांडे, ये कहाँ की है, दादर नगर हवेली की है। तीसरे स्थान पर आयुषी ढोलकिया रही थी, वो कहाँ की है, गुजरात की आयुषी ढोलकिया। रेखा पांडे दादर नगर हवेली की दूसरे स्थान पर रही थी। प्रथम स्थान पे, या ऐसा बोल सकते हैं, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, निकिता पोरवाल ने जीता है, ये एमपी की है और ये मिस वर्ल्ड के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला क्वेश्चन, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अगर आप करंट नहीं भी पढ़ते हो, कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हो, फिर भी अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हो तो इस दिवस के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि कल फेसबुक इंस्टाग्राम पर हर जगह इस दिवस की चर्चा हो रही थी। तो प्रत्येक वर्ष अपन 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर दिया करो। उससे क्या होगा कि प्रतिदिन सुबह आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, एक आधा शेयर मार दिया करो, हमारी रीच बढ़ेगी तो हम सोचेंगे हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट है तो फिर और ज़्यादा मेहनत की जाएगी आपके लिए। वैसे अभी भी बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में एक तो देखो मंथली पीडीएफ आती है अपनी, ठीक है। मंथली पीडीएफ के लिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। नहीं सर मंथली नहीं, हमें तो डे बाय डे चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए। कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का आपको पैसा नहीं देना है किसी को भी, ठीक है। तो आप इसको मंगवा सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से चेकआउट कर लेना। अदरवाइज अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे infusion/notes नाम से जो हमारा अकाउंट है उसको फॉलो कर देना, इस पर मैसेज कर देना, उसके बाद डेली आपको मिलती रहेगी। चलिए अपन अपने विषय पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था भाई कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, और मैंने बताया था कि 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कल अपन ने क्या मनाया था, पुलिस स्मृति दिवस मनाया था, ठीक है। इस दिवस को मनाने के पीछे एक रीजन है। पुलिस स्मृति दिवस है वो उन पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ज्यादा हिंदी में बोल गया, समझाता हूं। अगर कोई पुलिसकर्मी है, ड्यूटी पे है, किसी कारणवश उसकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है या शहीद हो जाता है, ठीक है, तो उनकी स्मृति के अंदर अपन पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को। अच्छा सर 21 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं, इस दिन ऐसा क्या हुआ था, तो 1959 के अंदर लद्दाख में जो घटना हुई थी, ठीक है, चीनी सैनिकों ने हमला किया था, जिसके चलते 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 7 ऐसे थे जिनको पकड़कर चीन वाले ले गए थे। उसके बाद में प्रतिवर्ष अपन 21 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। रीजन बहुत ही सॉलिड बताया मैंने, आपको ध्यान रखना है। 1959 की घटना है, ठीक है, लद्दाख की घटना है, जिसके अंदर चीनी सेना हमला करती है, जिसके अंदर भारत के 10 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और 7 अन्य पुलिसकर्मी थे जिनको पकड़ के ले जाते हैं। तो उनकी स्मृति के अंदर प्रत्येक वर्ष अपन 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके सम्मान के अंदर 2018 की घटना है। उस टाइम 2018 में पीएम कौन थे, तो अभी जो है वो ये मोदी जी थे। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है, उसका उद्घाटन कब किया था, 2018 में। किसने किया था, पीएम मोदी ने किया था। बाकी पुलिस स्मृति दिवस आप याद रखना 21 अक्टूबर, और 1959 की जो मैंने घटना बताई है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान में रखना। लो भाई, कल एक दिवस और मनाया गया था। साइंस में पूछा जा सकता है भाई, साइंस के करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी साइंस से कोरिलेट करने वाला क्वेश्चन है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है, तो वही प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, तो आयोडीन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, आयोडीन का महत्व क्या है, उसकी जागरूकता के लिए अपन 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाते हैं, ठीक है। यानी आयोडीन की अपने शरीर में क्या भूमिका है उसके प्रति लोगों को बताना, जिससे लोगों को क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसमें 2024 की थीम आपसे पूछी जा सकती है, जागरूकता और कार्रवाई के मध्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 2024 की थीम है। भाई थीम को एक बार वापस, अब इतनी बड़ी है क्या बोर्ड पे लिखूं, आप पीडीएफ ले लेना, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना, जो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 2024 है उसकी थीम है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। ये भी भाई कल महिलाएं जीत गई है न्यूजीलैंड की, तो
वर्ल्ड कप का स्पोर्ट के अंदर तो यही पूछे जाते हैं। अगर क्रिकेट से क्वेश्चन पूछना है तो सबसे बड़े टूर्नामेंट यही होते हैं। या तो भारत ने T20 इस बार का T20 वर्ल्ड कप मेंस वाला किसने जीता था, वो तो आपको बताइए, भारत ने जीता था सर। सूर्य कुमार यादव का वो कैच याद है मैं आज तक। अब ये देखो, महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने जीता है महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब। ठीक है, वही साउथ अफ्रीका जो इस बार मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत से आ रही थी, इसकी किस्मत बड़ी खराब है इस टीम की। ठीक है, अभी मतलब बहुत ये टीम अच्छी क्रिकेट टीम है। अभी हाल फिलहाल के अंदर देखें ना तो भारत के बाद अगर कोई सबसे अच्छी मुझे फेवरेट टीम लगती है तो वो साउथ अफ्रीका लगती है। बहुत ही अच्छी टीम है, यहाँ के प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, सारे प्लेयर एक साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करके क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, वो टेम्बा बबुआ चले गए हुए हैं ना, वो है ना टेम्बा, वो आजकल नहीं खेलते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। ठीक है, 32 रनों से साउथ अफ्रीका को हराया था। ठीक है, कितने रनों से, 32 रनों से। नहीं पूछा जाएगा, और बता रहा हूँ, लो ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा यह जाएगा कि न्यूजीलैंड का ये पहला T20 विश्व कप है भाई। ठीक है, अपने कैरियर का महिलाओं का पहला T20 वर्ल्ड कप है, किसका, न्यूजीलैंड का। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इसका फाइनल मैच हुआ था। न्यूजीलैंड की जो एमिलिया केर है उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था। तो भाई महिला T20 विश्व कप 2024 के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला था, एमिलिया केर को। किसको, एमिलिया केर को, एमिलिया केर, इनको दिया गया था, क्या दिया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, और इन्होंने फाइनल के अंदर 43 रन भी बनाए थे और 23 रन देके 3 विकेट लिए थे। इनकी परफॉर्मेंस नहीं पूछी जाएगी, आप तो इनका नाम याद रखना। साउथ अफ्रीका उप विजेता रही है भाई, और विजेता रही है न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम। भारत तो पहुंची नहीं थी प्लेऑफ में, क्या ही बात करें। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, जिसको JMT बोलते हैं, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग का कौन सा संस्करण हुआ है। देखिए, भारत और जो भारतीय वायुसेना है और जो सिंगापुर की वायुसेना है उसके मध्य प्रतिवर्ष बार बार ये एक आयोजन होता है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण होता है। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर 12वां हुआ था, कौन सा हुआ था, 12वां हुआ था। भारतीय वायुसेना और जो सिंगापुर गणराज्य वायुसेना, जिसको RSAF बोला जाता है, उनके बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग का 12वां संस्करण कहां पर हुआ, यह पूछा और जा सकता है। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर। कहां हुआ है, पश्चिम बंगाल। यह आयोजन हुआ कहां पर था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में कहां पर हुआ था यह भी पूछा जा सकता है, तो कलाईकुंडा में हुआ था। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर यह आयोजन हुआ था। और ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो है वो किस क्रम का है, 12वें क्रम का है। किस किस के मध्य हुआ था, भारतीय वायुसेना और सिंगापुर गणराज्य के मध्य। तो ये थी आज की करंट की क्लास, जिसके अंदर अपन ने 22 अक्टूबर के कंप्लीट करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। आपको वीडियो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लो, जिससे क्या होगा, आपको मिलेगा प्रतिदिन नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।